हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपका हिमाचल प्रदेश का पुलिस रिटर्न एग्ज़ाम है उसके लिए हिंदी के 20 प्रश्न हैं क्विज़ के, जो आप लोगों के लिए अगर आपकी जो तैयारियां हैं वो ठीक चली है तो आपको 20 में से यदि आपके 16 या 18 सही हैं तो आप क्या है हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेंगे। देखते हैं, चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। आपको एक प्रश्न के लिए 5 से 7 सेकंड का समय मिलेगा, आपको जवाब देना है और उसके बाद क्या है मैं आपको जवाब बता दूंगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो महाप्राण तथा सघोष हो। ठीक है, आपको पहले तो प्रश्न ध्यान से सुनना है कि हमने ऐसे विकल्प का चयन करना है जो महाप्राण भी हो और साथ में सघोष भी हो। तो आपके पास पहला विकल्प है छ श, दूसरा है श ठ, तीसरा है फ और भ और चौथा है ह तथा ध। उम्मीद है कि आपने उत्तर परख लिया होगा। इसका जो विकल्प है उत्तर घ होगा, जिसमें ह और ध दोनों ही होंगे। ठीक है, इसमें आपका ह और ध ऐसे हैं जो महाप्राण भी हैं और साथ में सघोष भी हैं। अगला प्रश्न है कि पराश्रित शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष समास। पराश्रित, पर आश्रित मतलब दूसरों पर जो आश्रित रहता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने उत्तर लगा लिया होगा। पराश्रित शब्द में होता है अधिकरण तत्पुरुष समास, विकल्प ग इसका ठीक होगा क्योंकि इसमें मैं और पर विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रश्न है त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, रेखांकित पद में आपने समास बताना है। त्रिलोचन ने कामदेव को भस्म कर दिया, इसमें आपको त्रिलोचन शब्द में समास बताना था। द्विगु है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व समास है। त्रिलोचन किसको कहा जाता है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए। त्रिलोचन शब्द में समास होगा ख, बहुव्रीहि समास, शिव को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दही बड़ा शब्द का विग्रह क्या होगा? विग्रह मतलब आपका जो समास का विग्रह अलग अलग करना होता है। विकल्प हैं दही और बड़ा, दही रहित बड़ा, दही बड़ा या दही में डूबा हुआ बड़ा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, विकल्प जो आपका घ है वो सही होना था। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि लगी है वो आपको बताना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संधि क्या है, कितने भेद होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पहला है वागीश, तपोगुण, सदाचार, रजनीश। ठीक है, स्वर संधि बतानी है। इसका सही विकल्प है रजनीश, रजनी धन ईश, इसमें क्या है आपकी दीर्घ संधि लगी है। और जो पहले वाला है विकल्प वागीश, वाक धन ईश व्यंजन संधि है। तपोगुण, तपह धन गुण विसर्ग संधि है। सदाचार, सत धन आचार, इसमें भी व्यंजन संधि लगी है। तो रजनीश शब्द ही आपका ऐसा है जिसमें स्वर संधि लगी है। अगला है पर्यावरण शब्द में संधि भेद बताना है। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन है या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण शब्द में जो संधि होगी वो है आपकी स्वर संधि। परिधन आवरण और स्वर संधि में भी यण संधि का जो है ये भेद है। परिधन आवरण पर्यावरण शब्द है जो आपका स्वर संधि का भेद है। अगला है उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण जिसे हम कहते हैं उद्धरण चिन्ह, तो उद्धरण जो शब्द है वो कैसे बना है? उत धन हरण, उत धन अण, उध धन रण या उत धन धरण। ये आपका व्यंजन संधि का नियम है। इसमें त ध में तब्दील हो जाता है, त द में और ह ध में तब्दील हो जाता है। ये आपका व्यंजन संधि का नियम है और पहला ही उत धन हरण इसका क्या है? सही विकल्प होगा। अगला है मनोयोग शब्द में संधि विच्छेद जो है
संधि विच्छेद क्या है या संधि का रूप बताना है आपने। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि लगी है? स्वर संधि है, यण संधि है, व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है? मनोयोग। मनोयोग शब्द में मनः धन योग, ये आपका विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि कम खर्च करने वाले को कहते हैं। अब क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कम खर्च करता है उसके लिए आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। मक्खी चूस, मित व्ययी, मिताई या मित भोजी। इसका जो सही विकल्प है वो है मित व्ययी। व्ययी होता है खर्च करना, मित मतलब कम। अगला है किए गए उपकार को ना मानने वाले को आप क्या शब्द कहेंगे? मतलब एक शब्द में अगर आपको कहना है कि दिए गए उपकार को ना मानने वाला, कृतज्ञ, कृतार्थ, कृतज्ञ या कुलांगार। इसका सही विकल्प है कृतज्ञ। अगला शब्द है कि आपका प्रश्न है कि शब्द शक्ति के मूलतः भेद, कितने भेद माने जाते हैं? जो आपकी शब्द शक्ति है वो कितने प्रकार की होती है? कितने भेद होते हैं शब्द शक्ति के? 1 है, 3 है, 5 है या 11 है? शब्द शक्ति के जो है आपके 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द बैल में कौन सी शब्द शक्ति लगी है? ठीक है, जो भी हमने शब्द शक्ति 3 की बात की थी, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इनमें से जो बैल शब्द है इसमें कौन सी शब्द शक्ति लगी है? अभिधा है, व्यंजना है या लक्षणा है या बी ग मैंने दिया हुआ है तात्पर्य। ये आपकी शब्द शक्ति नहीं है, एक केवल शब्द है। तो बैल शब्द में कौन सी शब्द शक्ति लगी है इस वाक्य के आधार पर? तो इसमें लगी आपकी लक्षणा शब्द शक्ति, जहाँ पर अभिधा क्या है अपना अर्थ देने में असमर्थ हो जाती है, वहाँ लक्षणा क्या है सक्रिय रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्दा अलंकार नहीं है? ठीक है, अनुप्रास है, रूपक है, यमक है या श्लेष है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अलंकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब आपको ये पता होना चाहिए कि शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं या फिर उभयालंकार के भेद कौन से हैं। तो आपको इसमें से शब्दालंकार ऐसा देखना है जो नहीं है, अनुप्रास, रूपक, यमक या श्लेष। जो इसमें है रूपक, ये आपका अर्थालंकार है और अन्य 3 जो हैं ये शब्दालंकार हैं। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये तीनों शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि छंदों के पढ़ने के प्रवाह को क्या कहते हैं? जब आप छंद पढ़ते हैं तो उसमें जो आपकी लय रहती है, प्रवाह रहता है, उसे आप क्या कहते हैं? यति, तुक, गति या गण? यदि आपने छंदों को पढ़ा होगा, ये छंदों के मुख्य अंग माने जाते हैं। 8 मुख्य अंग हैं, उनमें से ही कुछ मैंने आपको ये दिए हुए हैं। तो छंदों को पढ़ने का जो प्रवाह है उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प जो ग है वो सही होगा। यति जो पहला है उसे क्या कहते हैं? यति क्या होती है? जब आप छंद को पढ़ते हैं तो बीच में जो आपका ठहराव रहता है, विराम स्थल रहता है, उसे यति कहते हैं। तुक क्या होता है कि चरण के अंत में जब स्वर व्यंजन की समानता रहती है वो तुक होती है। और गण क्या होता है? जो आपका 3 वर्णों का समूह होता है उसे हम गण के नाम से जानते हैं और गण आपके 8 होते हैं। अगला है प्रश्न कि जो चौपाई है वो एक छंद है, किस प्रकार का है? सममात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है या फिर वार्णिक छंद है? छंदों के भी भेद कितने होते हैं? मुख्य रूप से अगर आप कहें तो इसमें 3 भेद होते हैं आपके, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। अब आपको बताना है कि चौपाई किस प्रकार का छंद है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद कौन से होते हैं? ऐसे छंद जिसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं रहती है। तो चौपाई ऐसा ही छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। वैसे ही अर्ध सममात्रिक रहते हैं। अर्ध सममात्रिक कौन से होते हैं? जिसके पहले और तीसरे चरण में अलग मात्राएं होगी और दूसरे तथा चौथे चरण में अलग मात्राएं होती है। जैसे इसके उदाहरण है दोहा और सोरठा। वैसे फिर आपके विषम मात्रिक छंद होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में क्या है, मतलब मात्राओं का क्रम नहीं रहता है, अलग अलग मात्राएं रहती है, उसमें हम विषम मात्रिक है। तो चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न है कि रसपति की संज्ञा किसे दी गई है? रसपति जो आपके रस होते हैं उनमें रसों का राजा या रसपति किसे कहा गया है? श्रृंगार, करुण, वीर या रौद्र?
इसमें जो आपका श्रृंगार पद है पहला ही वर्तनी के लिए पूछा जाता है, लेकिन टाइप करते हुए क्या है ये मिस प्रिंट हो गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपने। श्रृंगार, करुण, वीर या रौद्र। रसपति किसे कहा जाता है? रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस को कहा जाता है, तो इसका क है जो सही होगा। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है? दृष्टि, वृष्टि, अक्षि, समष्टि। व्यष्टि का विलोम बताना है आपने। इसका जो विलोम है सही वो है घ समष्टि। ठीक है। अगला प्रश्न है जंगम शब्द का सही विलोम आपने बताना है। जंगम, डरावना, स्थावर, स्थिर या स्थूल। जंगम क्या होता है? ऐसे व्यक्ति जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जो इसका विलोम है सटीक वो है स्थावर। स्थावर होता है जो एक स्थान पर रहता है। ठीक है, तो जंगम का जो सटीक विलोम है वो स्थावर रहेगा। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। दान, शान, आन या बान। राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, और ये क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेड है, पहले भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्र की डैश डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग आन। ठीक है, कि राष्ट्र की आन के लिए क्या है इन्होंने शहीदी या अपना बलिदान दिया। अंतिम प्रश्न है पथ और पथ्य जो युग्म है इसका सही अर्थ बताना है। पथ क्या है और पथ्य किसे कहते हैं? इसे हम जो अगर व्याकरणिक कोटियों में देखें तो समोच्चरित जो आपके समान रूप से उच्चरित होते हैं ऐसे शब्द समूह होते हैं पथ और पथ्य। पथ का अर्थ रास्ता है और पथ्य का अर्थ रोगी का भोजन है, या फिर पथ का अर्थ रास्ता है और पथ्य का अर्थ स्वादिष्ट भोजन है, या फिर पथ का अर्थ रास्ता है और पथ्य का अर्थ झूठा भोजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। पथ और पथ्य, पथ का अर्थ रास्ता होता है और पथ्य का जो अर्थ होता है वो होता है रोगी का भोजन। जो रोगी को दिया जाने वाला भोजन होता है उसे हम पथ्य कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके प्रश्न। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और इसी तरह अगर आपको लगता है कि इस तरह का जो आपका प्रश्न है वो ठीक है तो आप क्या है चैनल पर एक बार विजिट ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है जी, धन्यवाद वीडियो पर बनने के लिए। और यदि आपको कोई भी प्रश्न में संशय है तो आप क्या है ज़रूर कमेंट में अपना कमेंट डालिए। तब तक के लिए अब जय हिंद, जय भारत।